Good morning, Class 8, Social Studies, Chapter 4 of Civics, Understanding Laws. You may be familiar with some laws such as those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote, and perhaps even the laws dealing with buying and selling of property. We now know that Parliament is in charge of making laws. Do these laws apply to everyone? How do new laws come into being? Could there be laws that are unpopular or controversial? What should we as citizens do under such circumstances? ना कुछ ऐसे लॉज हैं जो सभी सिटीजन्स को पता होते हैं, जैसे द स्पेसिफाइड एज ऑफ मैरिज, द एज एट विच अ पर्सन कैन वोट, एंड सर्टन लॉज विच आर यूज्ड while dealing with buying and selling of properties. As we have read in our previous chapter, that is chapter 3rd, we have come to know that Parliament is in charge of making laws. But now the questions which have raised up are कि क्या ये लॉज सभी के ऊपर अप्लाई होते हैं, किस तरह से ये लॉज जो है वो प्रैक्टिस में आते हैं, और क्या ऐसे भी कुछ लॉज हैं जो अनपॉपुलर हैं या कंट्रोवर्शियल हैं. तो ऐसी सिचुएशंस में, ऐसे सर्कमस्टांसेस में हमें एज अ सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री क्या स्टेप्स लेने चाहिए. व्हाट शुड वी डू. नाउ हियर वी हैव अ हेडिंग, डू लॉज अप्लाई टू ऑल. क्या ये लॉ सभी के ऊपर अप्लाई होते हैं. वी हैव अ सिचुएशन हियर. अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प हिज सन गो इनटू हाइडिंग. एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है जिन्होंने अपने बेटे को छुपा लिया है बिकॉज हिज सन हैज़ बिन गिवन अ 10 years जेल सेंटेंस बाय अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्योंकि उन्होंने कोई क्राइम किया है. ही हैज़ कमिटेड अ क्राइम. बट क्या ये सही है? इज़ दैट कि वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पावरफुल है तो इसीलिए उनके बेटे को एग्जेम्प्ट किया जाए, यानी छोड़ दिया जाए, एक्सक्लूड कर दिया जाए? नो, दिस इज़ अ क्लियर केस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ, यानी यहाँ पे लॉ तोड़ा गया है. एज वी हैव रेड इन यूनिट 1, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वे अग्रीड देयर शुड बी नो आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया. दैट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने इस बात पे अग्री किया था एक दूसरे से कि यहाँ जो पावर होगा इंडिपेंडेंट इंडिया में, जो पावर एक्सरसाइज यानी यूज़ किया जाएगा, वो आर्बिट्री नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस, यानी बार बार आप अपने माइंडसेट को चेंज करते हो. तो इस तरह का कोई भी पावर एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए, यानी यूज़ में नहीं आना चाहिए. They therefore instituted several provisions in the constitution that would establish the rule of law. यानी उन्होंने ऐसे प्रोविजंस रखे जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस्टेब्लिश हुआ और जो रूल ऑफ लॉज हैं वो बने, एंड विच आर लाइक नॉट टू चेंज अगेन एंड अगेन इन एवरी सर्कमस्टांसेस. इट शुड बी टाइप ऑफ, यू कैन से, रिजिड, यानी इतना भी रिजिड नहीं हो कि अगर इसकी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो कि हमें इसे चेंज करना है तो हम उसे नहीं कर सकें. इट शुड बी अ बिट फ्लेक्सिबल बट मोर रिजिड. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज दैट ऑल पर्सन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ. यानी जो सबसे फर्स्ट लॉ इसमें इस्टेब्लिश हुआ था दैट वॉज ऑल पर्सन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ. The law cannot discriminate between persons on the basis of their religion, caste or gender. यानी किसी तरह का फ़र्क नहीं कर सकता लॉ किसी भी पर्सन के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कास्ट और जेंडर. What the rule of law means is that all laws apply equally to all citizens of the country. No one can be above the law. यानी लॉ से ऊपर कोई नहीं है. डजेंट मैटर अगर वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है या कोई वेल्दी पर्सन, दैट मीन्स फेमस पर्सन or a person who is having a lot of money, and even the president of the country is not above the law. Any crime or violation of law has a specific punishment. यानी जो punishment उस particular crime के लिए specified है हमारे constitution में, that should be followed, as well as a process through which the guilt of a person has to be established. But was it always like this? बट क्या हम इस प्रोसेस को सीरियसली फॉलो अप कर रहे हैं? क्या ऐसा हो रहा है कि जो क्राइम हो रहे हैं एवरी पर्सन इज़ गिवन द सेम टाइप ऑफ पनिशमेंट विच इज़ बीन स्पेसिफाइड? आई थिंक नो. इन एंशिएंट इंडिया देयर वर इननंबरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज. दैट मीन्स इफ़ वी कंपेयर फ्रॉम आवर प्रेजेंट सिचुएशन टू द एंशिएंट वंस, इन एंशिएंट इंडिया
उस समय में इतने ज़्यादा लॉज थे कि जैसे जो सिचुएशन आती थी उसके अकॉर्डिंग लॉ बन जाता था। तो वी कैन से दैट इट वाज लाइक ओवरलैपिंग, एक के ऊपर लॉज इम्पोज होते रहते थे डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन ऑल्सो मे बी, कि वो कौन है सामने वाला पर्सन, क्या वो कोई वेल्दी पर्सन है, रिच पर्सन है या पुअर पर्सन है, किस सोसाइटी को बिलोंग करता है, एनी रिलीजन, कास्ट. सो दीज आर आई थिंक द फैक्टर्स ऑन विच दिस वॉज बेस्ड. डिफरेंट कम्युनिटीज़ एन्जॉय डिफरेंट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रिंग दीज लॉ. जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग जो कम्युनिटीज़ थी उनके जो लॉज थे वो भी डिफरेंट होते थे. नाउ दिस वॉज लाइक यू कैन से अ कंप्लीट डिस्क्रिमिनेशन, अ क्लियर डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग देयर ओन. यानी वो आपस में ही एक दूसरे के ऊपर इस तरह से लॉज इम्पोज करते थे कि किसी के लिए लॉ कुछ और होता था, किसी के लिए ईजी होता था पनिशमेंट, या किसी के लिए टफ होता था. In some cases, the punishment that two persons receive for the same crime varied depending on their caste backgrounds, with lower caste being more harshly penalized. जैसे मैंने आपको बताया कि कोई पर्सन जो लोअर कास्ट का है उसका पनिशमेंट बहुत हार्श है, यानी बहुत ज़्यादा पेनफुल है, और जो अपर कास्ट का है उसका शायद बहुत छोटा सा पनिशमेंट दिया है जो ज़्यादा पेनफुल नहीं है या हार्श नहीं है. इट्स ईजी फॉर हिम टू बियर इट. This slowly began to change as the system of law began to further evolve during the colonial period. यानी ब्रिटिशर्स के आने के बाद शायद इसमें थोड़े से चेंजेस होने लगे. Now let us see what were the changes. It is often believed that it was the British colonialists who introduced the rule of law in India. Historians have disputed this claim on several grounds. यानी कई बार हमारे जो historians हैं उनके बीच arguments हुए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कि क्या जो रूल्स अभी फॉलो अप हो रहे हैं दैट आर एक्चुअली विच वे इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिशर्स, और दीज आर द यू कैन से द एक्सपीरियंस जो हमने एंशियंट इंडिया के लॉज को देख कर एक्सपीरियंस करके इन्हें चेंजेस किए हैं. सो देयर इज़ अ डिस्प्यूट, यानी आर्ग्यूमेंट्स हैं कि क्या है, टू ऑफ विच इंक्लूड जो टू बेसिस है जिसके ऊपर आर्ग्यूमेंट हो रहा है. फर्स्ट इज दैट कॉलोनियल लॉ वॉज आर्बिट्री. आर्बिट्री मतलब कभी भी चेंज हो जाता था विद द चेंज ऑफ माइंडसेट. एंड सेकंड दैट द इंडियन नेशनल्स प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया. यानी ब्रिटिश रूल के टाइम में जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया ये इस तरह का जो लीगल स्फीयर है उसे डेवलप करने का. लीगल स्फीयर यानी आप एक तरह का ऐसा एक बाउंड्री सेट कर देते हैं, एक आउटलाइन बन जाती है कि आपको किस तरह के लॉज को फॉलो अप करना है, और पर्टिकुलर किसी एक क्राइम के लिए या कोई भी गलत काम हो रहा है उसके लिए जो स्पेसिफाइड पनिशमेंट है वही उसे मिलना चाहिए. एंड देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द अपर कास्ट एंड द लोअर कास्ट. One example of the arbitrariness that continued to exist as part of British law in the Sedition Act of 1870. Now ब्रिटिशर्स ने जो बहुत सारे लॉज इम्पोज किए थे इनमें से एक था जो सेडिशन एक्ट ऑफ 1870. अकॉर्डिंग टू दिस इस जो लॉ का आइडिया था दैट वाज ब्रॉडली अंडरस्टूड विद इन दिस एक्ट. एनी पर्सन यानी कोई भी पर्सन अगर प्रोटेस्ट करता है या क्रिटिसाइज करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उसे बिना किसी ट्रायल के यानी बिना किसी वार्निंग के अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता था. Indian nationalists began protesting and criticizing this arbitrary use of authority by the British. And Britishers भी अपने mindset के साथ laws को change करते रहते थे. They also began fighting for greater equality and wanted to change the idea of law from a set of rules that were forced to obey to laws as including ideas of justice. दैट मीन्स जो इंडियन नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया एंड दे वांटेड टू चेंज द सेट ऑफ रूल्स जो फोर्स किए जाते थे ओबे करना, लाइक पीपल वे फोर्स टू ओबे दीज रूल्स. सो दिस इंडियन नेशनलिस्ट वांटेड कि जो लॉज हैं वो इस तरह के हो दैट वुड बी बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ जस्टिस, कि किसी भी जो कह सकते हैं कि व्हाट वुड वी से इन हिंदी, द पर्सन हु इज़ नॉट गिल्टी, the person who is not guilty should get proper justice, genuine justice. By the end of the 19th century, the Indian legal profession also began emerging and demanded respect in colonial courts. यानी जो
पर्टिकुलर लीगल प्रोफेशन में जो इंडियंस वर्क कर रहे थे, उन्होंने भी डिमांड की अपनी पर्टिकुलर रिस्पेक्ट के लिए उस पर्टिकुलर कोर्ट में जहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल चलता था। दे बिगैन टू यूज़ लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियंस, यानी इंडियंस के जो लीगल राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए जो लॉज यूज़ होने हैं, दे यूज़ टू वर्क ऑन दैट। इंडियन जजेस ऑल्सो बिगैन टू प्ले अ ग्रेट रोल इन मेकिंग डिसीजंस, यानी अब इंडियन जो जजेस थे particularly during the British rule, they started taking major decisions. Therefore, there were several ways in which Indians played a major role in the evolution of the rule of law during the colonial period. यानी particularly उस टाइम में जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, colonial period था हमारा, तो हमारे इंडियन जजेस ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है कि जो आज हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं यानी इवॉल्व हुए हैं, द रूल ऑफ लॉ, वो अभी भी अडॉप्ट किए जा रहे हैं। With the adoption of the Constitution, this document served as the foundation on which our representatives began making laws for the country. That means जैसे ही हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है, दिस डॉक्यूमेंट हैज़ सर्व्ड एज अ फाउंडेशन ऑन विच जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, उन्होंने कंट्री के लिए लॉज बनाने शुरू कर दिए। एवरी ईयर आर रिप्रेजेंटेटिव्स पास सेवरल न्यू लॉज एज वेल एज रिवाइज द एग्जिस्टिंग वंस, यानी जो पुराने हैं उन्हें रिवाइज किया जाता है। In your class 6 book, you read about the Hindu Succession Amendment Act 2005. According to this new law, sons, daughter and their mothers can get an equal share of family property. यानी ये जो लॉ शुरू हुआ था in 2005, इसके अकॉर्डिंग जो सन, डॉटर और उनकी मदर होती हैं, उन सभी का इक्वल शेयर होता है अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी में। Similarly, new laws have been enacted to control pollution and provide employment. How do people come to think and propose that a new law is necessary? You will read more about this in the next section. नए लॉज किस तरह से प्रैक्टिस में आते हैं, कब बनते हैं, क्या सिचुएशंस होती हैं कि इनकी नीड होती है, दिस ऑल वी विल रीड in our next video. Till then you go through the content which we have read till today. If you have any queries, let me know in the feedback in our WhatsApp group. Till then, thank you class.